हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। पाकिस्तान में एक सिविल वॉर छिड़ चुका है। जी हां, इमरान खान के असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद पाकिस्तानियों ने सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और पाकिस्तानी आर्मी ने इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए क्या किया? पाकिस्तानी टैंक्स की रुख बदलकर भारत से उन्हें मोड़कर अपनी आवाम की तरफ कर दिया। ये हमारे लिए पहले तो गोलियां थी, अब ये इंडिया की बजाय अब ये टैंकों का रुख जो है वो पाकिस्तानी अवाम की तरफ कर दिया गया है। बट यू नो व्हाट इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग कि इमरान खान ने ये आज से करीब 5 महीने पहले ही सारा कुछ प्रेडिक्ट कर लिया था। उन्होंने कंप्लीट क्रोनोलॉजी देकर सबके सामने ये बताया कि सबसे पहले पाकिस्तान बैंकरप्ट होगा, फिर उसका न्यूक्लियर स्टेटस चला जाएगा और फिर पाकिस्तान में एक सिविल वॉर छिड़ जाएगी जिसमें पाकिस्तान 3 हिस्सों में बंट जाएगा। मुल्क बैंकरप्ट होगा, किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और पाकिस्तान में आज एक सिविल वॉर छिड़ चुका है। एक तरफ है इमरान खान सपोर्टर्स जो बेसिकली पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इमरान खान की गवर्नमेंट चाहते हैं और दूसरी ओर है आर्मी सपोर्टर्स जो अब भी पाकिस्तान में आर्मी बैग शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को कायम रखना चाहते हैं। लेकिन काफी इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में परिस्थिति यहां तक आ गई है कि कई पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स भी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ और इमरान खान के सपोर्ट में खुलेआम ट्वीट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल मोहम्मद असलम ने यह ट्वीट किया कि इमरान खान का नो कॉन्फिडेंस मोशन एक पॉलिटिकल स्कैम और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। इनफैक्ट एक रिटायर्ड जनरल तारिक खान ने तो इमरान खान के खिलाफ बने इन्वेस्टिगेशन कमीशन में बैठने से भी इनकार कर दिया और कहा कि अब कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। इमरान की पार्टी पीटीआई को वो सपोर्ट करेंगे जो वापस पावर में आना डिजर्व करती है। एंड सरप्राइजिंगली ऐसे फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री एक्स डिफेंस ऑफिसर्स की लिस्ट बहुत लंबी है और इसमें आर्मी से लेकर नेवी तक सभी बड़े ऑफिसर्स के नाम शामिल हैं जो सब मिलकर इमरान खान के फेवर में है। तो अब जाहिर सी बात है भैया कि इमरान खान की बातों में कुछ तो दम होगा। सो वेल आइए इस पूरे सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। ओके, सो ये है करंट पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान के 4 मेजर प्रोविंसेस, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और इंटरेस्टिंगली इन चारों का कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी सब कुछ एक दूसरे से बहुत ही अलग है। नाउ इमेजिन इमरान खान की बात अगर सच हो जाती है और पाकिस्तान डिवाइड हो जाता है तो पाकिस्तान का मैप कैसे दिखेगा? वेल ऐसे। नाउ Obviously, you would ask इसमें पाकिस्तान किधर है? Well, यहां पर। Well friends, अगर ऑनेस्टली कहूं तो पाकिस्तान में एक सिविल वॉर होना और उसका अलग अलग देशों में बंटवारा होना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जन्म से ही तय हो गया था। पाकिस्तान का ये इलाका देख रहे हो, ये है खैबर पख्तूनख्वा जहां पर 90% पाश्तून्स रहते हैं। वो पाश्तून्स जो अफगानिस्तान की ऑलमोस्ट आधी आबादी है। तो अब बस सोचो दोनों देशों में इस खैबर इलाके को लेकर कितनी मतभेड़ी होगी। बट काफी आयरॉनिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान शुरुआत में अपनी इस मतभेड़ को मिटाने के लिए एक हो जाने वाले थे और 1959 में दोनों देशों ने एक कॉन्फेडरेशन बनाने का भी डिसाइड किया था। मतलब कि दोनों देशों की एक कॉमन इकोनॉमी, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी और डिफेंस होगा, जैसे हम कह सकते हैं ब्रेक्सिट के पहले ईयू के केस में था। अब बस सोचो भारत के लिए ये कितना बड़ा थ्रेट हो सकता था। लेकिन बात ये थी कि असल में खुद पाश्तून्स की सरकार भी ये नहीं चाहती थी कि खैबर पाकिस्तान में मिल जाए और इसी वजह से ये कॉन्फेडरेशन का प्लान फेल हो गया और इसी प्लान के मास्टरमाइंड अफगानिस्तान के पीएम को और उनकी पूरी फैमिली को एक साथ असैसिनेट कर दिया गया। अब सोचने वाली बात यह भी है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक होते तो इनका इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता, क्योंकि वर्ल्ड जीडीपी में पाकिस्तान 44th और अफगानिस्तान 113th पर आता है। पर अगर हम बात करें इंडिया की तो हम 5th रैंक पर आते हैं, जिसके जीडीपी में 54.27% कंट्रीब्यूशन आता है सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री का। और आज की तारीख में इंडिया के इस एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री का पार्ट बनना और भी आसान हो चुका है, क्योंकि अब बिकॉज ऑफ रीलेवल आपके लिए 10 लाख प्लस के पैकेजेस इजीली अवेलेबल हो गए। रीलेवल ऐप में टॉप कंपनीज हायर करती है जैसे स्विगी, शायोमी, कोरियंग, और ये सब आपको एक हाई पैकेज ऑफर करते हैं। आपको बस करना यह है कि आपको एक फ्री टेस्ट देना होगा जिसमें अगर आप पास हो गए
तो ड्रीम जॉब आपकी। आज तक रीलेवल ने 1500 से ज्यादा और 90 करोड़ वर्थ के जॉब्स ऑफर किए हैं, वो भी 800 प्लस टॉप कंपनीज में। प्लस रीलेवल के कोर्सेज हिंदी में भी अवेलेबल है, जो कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे इनके टेस्ट को क्लियर करने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज के लोगों का कॉमन प्रॉब्लम होता है कि उन्हें करियर चेंज करना है, क्योंकि किसी दूसरे करियर में ज्यादा पे अवेलेबल है। कोई बात नहीं, आप करियर जंप भी कर सकते हो, रीलेवल उसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। आप एक MIS एग्जीक्यूटिव से बिजनेस एनालिस्ट में भी अपने करियर को स्विच कर सकते हो। और अगर आप स्टिल कंफ्यूज्ड हो अपने करियर को लेकर, तो रीलेवल पर आप एक करियर कंसल्टेशन कॉल को बुक कर सकते हो। डिफरेंट ऑप्शंस को देखकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपको क्या चूज करना है। तो आज ही एक्सप्लोर करो अपने करियर ऑप्शंस रीलेवल के साथ और बुक करो फ्री काउंसलिंग कॉल। चेक आउट रीलेवल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। जैसे मैं आपको बता रहा था, अफगानिस्तान के PM का उस समय पूरी फैमिली के साथ असैसिनेशन हो गया था। बट ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि पाश्तून्स को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक इनसिक्योरिटी शुरू से ही मौजूद थी। बात यह है ना, 1947 में जब पार्टीशन की बात चल रही थी, तब यह डिसाइड हुआ था कि डिस्प्यूटेड खैबर रीजन में रेफरेंडम हो, मतलब लोग ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें किस साइड पे रहना है। अब इस रेफरेंडम में मेजॉरिटी पाश्तून्स ने यह कहा कि उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, बट खैबर के चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी को पाकिस्तान का हिस्सा बनना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और इसी बात का फायदा उठाया अफगानिस्तान ने और स्टार्ट कर दिया पाश्तून मूवमेंट, जिसका मेन मोटिव था या तो खैबर को अफगानिस्तान का पार्ट बना दिया जाए या फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री पाश्तूनिस्तान। ये डूरैंड लाइन देख रहे हो, ये लाइन खैबर और अफगानिस्तान को डिवाइड करता है, पर अफगानीज इस लाइन को मानते ही नहीं है। उनके हिसाब से तो खैबर अफगानिस्तान का ही पार्ट है। इनफैक्ट 1947 में जब पाकिस्तान को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज करने पर वोट चल रहे थे, तब अफगानिस्तान अकेला ऐसा देश था जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट किया था। और फिर वक्त के साथ साथ अफगानिस्तान से स्टार्ट हुई सेपरेटिस्ट चिंगारी को और हवा मिलना शुरू हो गया, जब खुद खैबर में कई सेपरेटिस्ट ग्रुप्स और पाश्तून एसोसिएट्स डेवलप होने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल पाश्तून तहफूज मूवमेंट इन 2014, जो कुछ सालों से ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है ऐसे नारे लगाने के लिए काफी मशहूर है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान का करंट अनरेस्ट देखे, तो सालों पहले लगी चिंगारी का एक बड़ी आग में बदलना कोई मुश्किल बात नहीं है, और ना ही मुश्किल है यहाँ पर एक नए देश का बनना, पाश्तूनिस्तान। अब थोड़ा नीचे उतरते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान साउथ वेस्ट, जहाँ पर एक अलग देश बलूचिस्तान बनने के चांसेस काफी हाई है। बलूचिस्तान का मैटर आपको पता होगा, बहुत पहले से ही चल रहा है। आर्मी वहाँ पर जास्ती करती है और बलोची लोगों को अपना खुद का देश चाहिए। बलूचिस्तान असल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच स्टेट है, जहाँ पर गोल्ड, कॉपर, कोल, मार्बल, आयरन, ये सब रिसोर्सेज भारी मात्रा में मौजूद है। लेकिन ये आज दिखता कैसे है? कुछ ऐसा। यहाँ की 6 मिलियन आबादी आज तक बंजर जमीन और बिना बिजली और साफ पानी वाले घरों में रहती है, और इनकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बस यही शिकायत है कि उनके रिसोर्सेज को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से निचोड़ दिया है, और बदले में बलोचीज को सिवाय अंडर डेवलपमेंट के कुछ नहीं दिया है। इनफैक्ट बलोची लोग और उनके होमलैंड को इतना एक्सप्लॉइट किया गया है कि एक समय ऐसा आ गया था कि बलोचीज ने परेशान होकर अपनी खुद की आर्मी तक खड़ी कर ली थी। इस आर्मी का नाम है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसमें 6000 जवान है और इनका नारा है फॉर अ ग्रेटर बलोचिस्तान। इस आर्मी ने कई बार पाकिस्तान में अटैक्स किए हैं, कभी अपने बचाव में तो कभी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के ऊपर, पर हर बार रीजन एक होता है, उनकी अपने लैंड और अपने लोगों को लेकर इनसिक्योरिटी। यहां तक कि 2004 में BLA ने पाकिस्तान में काम कर रहे चाइनीज वर्कर्स पर भी अटैक कर दिया था, जिसके जवाब में खुद पाकिस्तानी आर्मी बलोचीज के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी। बट इस लिस्ट में सबसे शॉकिंग था वो अटैक जो 2005 में BLA ने एक पैरामिलिट्री कैंप में करवाया था। और मैं शॉकिंग इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वही कैंप था जहां पर पाकिस्तान के देन PM परवेज मुशर्रफ का आना शेड्यूल था। एंड गेस व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? मुशर्रफ तो बच निकले, बट उन्होंने BLA के चीफ नवाब अख्तर बुख्ती को मरवा डाला। मुशर्रफ को डेफिनेटली ये लगा था कि इस एक मूव से बलूचिस्तान रिबेलियन टूट जाएगा, बट इसका उल्टा हो गया और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इनफैक्ट करंट सिचुएशन को देखते हुए एक्स PM इमरान खान ने तो रिसेंटली ये तक कह दिया है कि बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट यानी ग्रेटर बलूचिस्तान बनने में इंडियंस भी मदद कर रहे हैं, जिसके लिए खुद बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के चीफ ने PM मोदी जी को शुक्रिया तक
तक कहा है। I thank Prime Minister Modi Sahib on the behalf of whole Baloch nation. तो ऑब्वियसली सोचने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान की करंट सिचुएशन इतनी नाजुक है, ऐसे में अगर बलूचिस्तान में सिविल वॉर की जरा भी लहर आ गई तो पाकिस्तान ये सारा प्रेशर एक साथ हैंडल नहीं कर पाएगा और ग्रेटर बलूचिस्तान बनना लाजमी हो जाएगा। एनीवे, बलूचिस्तान से थोड़ा राइट जाते हैं सिंध की तरफ, जो कि 94% पाकिस्तानी हिंदूज का भी घर है। लेकिन सिंध का कैपिटल कराची ये अड्डा है पाकिस्तान के सबसे बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे अल सुन्नत वल जमात, लश्कर झांगवी और तालिबान और अल कायदा तक का। इसका नतीजा कराची सिंध का सबसे एडवांस शहर। यहाँ इवन दो सिंध की सिर्फ 25% पॉपुलेशन रहती है, फिर भी पूरे सिंध का 75% रोजगार उन्हीं गिने चुने लोगों के पास जाता है, जिस वजह से 1970s में एक छोटा सा सिंधी नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था एक सेपरेट सिंधु देश बनाने के लिए। पर मूवमेंट को उस वक्त पब्लिक का खास सपोर्ट नहीं मिला। बट रिसेंटली पाकिस्तान में चल रहे माहौल के दौरान पाकिस्तान के एक टॉप लीडर ने यह कहा है कि खुद पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई सिंध को सिविल वॉर की तरफ ढकेल रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सिंधी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो पहले इतना इफेक्टिव नहीं हुआ था अब अपने इरादों पर कामयाब हो पाएगा या नहीं। एनीवे, सिंध के पास एक और मिलता जुलता स्टेट है पंजाब का, पर पंजाब की कहानी बाकियों से काफी अलग है। ये तो हम सभी को पता है कि जब पार्टीशन था तो पंजाब के 320 मिलियन लोगों में 53% मुस्लिम्स थे और हिंदूज थे सिर्फ 15%। अब ऑब्वियसली ये वही टाइम था जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कम्युनल टेंशन अपना सबसे दर्दनाक रूप ले चुका था और इन टेंशंस के फोर फ्रंट पर थे ऐसे इलाके जहां मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नंबर्स में बड़ा अंतर था, जैसे कि बंगाल, पंजाब एटसेट्रा। हेंस 1970s में इंडिया में स्टार्ट हो गया खालिस्तानी मूवमेंट, जो बेसिकली एक डिमांड थी फॉर अ सेपरेट खालिस्तान यानी सिखों का लैंड। बट इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू के बाद जहां एक तरफ इंडिया में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट वीक होते गए, वहीं दूसरी तरफ कनाडा, यूएस और पाकिस्तान में उनका बेस बढ़ता चला गया। अब हालांकि इनकी दुश्मनी मेनली इंडिया से है, बट इंटरेस्टिंगली खालिस्तानी आइडियोलॉजी वाले एक ग्रुप सिक्स फॉर जस्टिस ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर यह कहा है कि वो एक ग्रेटर खालिस्तान बनाना चाहते हैं जिसका हेडक्वार्टर होगा लाहौर में। ये एक धमकी है या नहीं ये एग्जैक्टली कहना थोड़ा मुश्किल है, बट एक ऑलरेडी स्ट्रगलिंग नेशन के लिए ये खतरे की घंटी जरूर है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान पॉलिटिकली तो डूब ही रहा है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक नाव में भी बड़े छेद है। आप भी एग्री करोगे ही कि किसी भी देश की पब्लिक के 3 बेसिक शिकायतें होती है। सबसे पहला बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी, और पाकिस्तान में ये तीनों शिकायतें चरम सीमा पर है। बस इमेजिन करो एक देश जहां पर 35% पब्लिक की डेली आमदनी बस 600 रुपए है, लेकिन वहां पर एक टाइम के खाने की थाली इन्फ्लेशन के कारण 200 रुपए की हो गई है। अब ऐसे में अगर एक आदमी की 4 जन की भी फैमिली है तो एक जन को तो रोजाना भूखा रहना ही पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी पाकिस्तान में ऑलमोस्ट आधे घर मॉडरेट से सीवियर लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक चीज 10 रुपए किलो मिल रही थी, अब वो 100 रुपए किलो हो गई है, वो क्या करेगा? वजह लोगों के पास पैसा नहीं है। जैसे पहले सौदे हमारे बिकते थे स्पीड के साथ, वैसे नहीं बिकते। लोगों के हालात खराब है, लोगों की रोटी पूरी नहीं होती, फ्रूट कौन खाएगा? और इसीलिए अब पाकिस्तान की जनता भूखे पेट ही सही लेकिन सड़कों पर उतर आ गई है। अब देखना बस ये है कि उनका ये गुस्सा क्या रूख लेगा। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? लिखिए अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में। पाकिस्तान में एक सिविल वॉर होगा या फिर पाकिस्तान एक और बार इस मुश्किल वक्त का अच्छे बड़ी है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। 1 बाय 1 इस पे बात करते हैं। खान साहब से शुरू करते हैं। खान साहब का मसला कुछ और है और उनकी बातें कुछ और है। पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक किसी भी वजीर आजम को नंबर बेस की बुनियाद पर हटाकर बाहर कर दिया गया है। अब खान साहब ने जो एक नक्शा खींचा कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, उसके लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होगा, उसके बाद पाकिस्तान से न्यूक्लियर असासों को गिरवी रखने का कहा जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान इतना कमज़ोर हो जाएगा कि पाकिस्तान अपनी बका नहीं रख सकेगा और पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। 1 बाय 1 इस पर बात करते हैं। खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के बैंकक्रप्ट होने की आवाज़ें हमें मार्च अप्रैल से सुनाई दे रही हैं, जब से श्रीलंका बैंकक्रप्ट हुआ था। उसके बाद से ये बातें सुनाई दे रही थी कि अगला नंबर पाकिस्तान का है, लेकिन ऐसा ना होना था, ना हुआ, क्योंकि पाकिस्तान का बैंकक्रप्ट होना पाकिस्तान तो अफोर्ड कर सकता है लेकिन दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और दुनिया की बड़ी बड़ी कुव्वतों के इस मुल्क के साथ मफादात जुड़े हुए हैं। अपनी जियो लोकेशन की वजह से पाकिस्तान दुनिया के अहम तरीन मुल्क के तौर पर
देखा जाता है। खान साहब की अगली प्रेडिक्शन की बात की जाए तो खान साहब कह रहे थे कि जब पाकिस्तान बैंकरप्ट होगा तो उसके बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे गिरवी रखने के लिए कहा जाएगा। जब पाकिस्तान पर तकरीबन 94, 97, 98 बिलियन डॉलर का कर्ज हो चुका था तो उस वक्त ये आवाज़ें सुनाई देती थी कि बस जिस दिन पाकिस्तान के ऊपर 100 बिलियन डॉलर का कर्ज आ जाएगा उस दिन दुनिया पाकिस्तान से मुतालबा करेगी कि अपने न्यूक्लियर एसेट्स हमारे सामने रखो और सारा कर्ज माफ़ करवा लो। लेकिन आज पाकिस्तान के ऊपर 130 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का कर्ज है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट उन्हीं हाथों में जिन हाथों ने पहले दिन से इस एसेट को महफूज बनाया हुआ था। तो ये प्रेडिक्शन बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। और अब तीसरी प्रेडिक्शन की बात की जाए कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। 1 बाय 1 इस पर भी बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि पश्तूनों की आबादी ज़्यादा है इसलिए वो एक अलग मुल्क के लिए जदोजहद कर रहे हैं या वो अफगानिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। अगर वो अफगानिस्तान के साथ जाना चाहते होते तो वहाँ पर मौजूद मुसलमानों की अक्सरियत 1947 में ही अफगानिस्तान के साथ चली जाती, यहाँ बतौर एक आज़ाद रियासत मौजूद रहती। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के साथ आने का फैसला किया और उनका ये फैसला उस वक्त दुरुस्त साबित हुआ जब उन्हें अफगानिस्तान की निस्बत एक बेहतर ज़िंदगी पाकिस्तान में देखने को मिली। खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा इलाका फाटा यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल्स एरिया यानी वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम कबायली इलाका जात 2017 में ये खैबर पख्तूनख्वा में ज़ब्त हो चुके हैं और अब ये खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं। और जब फाटा वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम था यानी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के ज़ेरे इंतज़ाम था तो उस वक्त फाटा के इस इलाके में 10 नेशनल असम्बली की सीट थी, 4 सेनेटर इस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। और आज जब ये खैबर पख्तूनख्वा में ज़ब्त हो चुका है तो खैबर पख्तूनख्वा की 20 नशिस्तें सूबाई असम्बली के लिए इस इलाके के लिए वक्फ कर दी गई हैं। इस इलाके में तरक्की का एक नया दौर शुरू है। यहाँ पर बेहतरीन सड़कें बनाकर लोगों की आमदोरफ्त पूरे मुल्क के साथ बेहतरीन कर दी गई है। और सबसे बढ़कर यहाँ पर दहशत गर्दी के फितने को जड़ से निकाल बाहर किया गया है और ये लोग फिर से अमन वाली ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं, खुशहाली वाली ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं। और इन सारी कामयाबियों को हासिल करने के लिए पाक फ़ौज ने एक बड़ी कीमत अदा की है। खैबर पख्तूनख्वा का एक आज़ाद मुल्क बनना तो बहुत दूर की बात है। खैबर पख्तूनख्वा के मुहिब्बे वतन पश्तून भाई किसी भी तौर पाकिस्तान के एक एक इंच को कहीं भी नहीं जाने देंगे। वो शिद्दत के साथ पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और जो मुट्ठी भर लोग हैं वो सवाए फितना करने के कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अब बलूचिस्तान की बात करते हैं जो आलमी प्रॉक्सी वार का मरकज बन चुका है। दुनिया के कई ममालिक ने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर इस मकसद के लिए झोंक दिया कि वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करवा सके, लेकिन उनका मकसद हासिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर 1.5 करोड़ आबादी वाले सूबे में से 150 लोग सड़कों पर आकर आज़ादी का नारा मारते हैं और फिर इसे सिविल वार का नाम दिया जाता है तो फिर ऐसा नाम देने वालों की मर्जी है। हकीकत में इस चीज़ का कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये बात सच है कि अपने लाइफस्टाइल को लेकर बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पसमानदा इलाका है, लेकिन उसकी पसमानदगी की वजह पाकिस्तान की अफवाज या पाकिस्तान की हुकूमतें नहीं बल्कि वहाँ के वो वडेरे हैं जिन लोगों ने इन छोटे लोगों के वसाइल के ऊपर कब्जा कर रखा है। वहाँ इन वडेरों ने अपनी निजी जेलें बना रखी हैं और उन्होंने बलोच लोगों को अपना ज़ाती गुलाम बना के रखा है। वो लोग खुद नहीं चाहते कि यहाँ के लोग तरक्की करें और वो लोग अपनी जिल्लत से बचने के लिए इस चीज़ को पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अफवाज के साथ मंसूब कर देते हैं। दूसरी तरफ हकीकत यही है कि ये गरीब बलोच लोग अपने ही सरदारों के हाथों मारे हुए हैं। रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान बलूचिस्तान को ज़रूर आज़ाद करवाएगी, लेकिन इन बदमाश लुटेरे और जगीरदारों के हाथों जिनके हाथों ये लोग काफ़ी अरसे से यरगमाल बने हुए हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान को बहुत कुछ दिया और गाज़े हकूक़ बलूचिस्तान के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें इनकी तादाद से बढ़कर इनको मुलाजमतों में यानी जॉब्स में कोटा दिया गया था। और भी बहुत से मामला हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और बलूचिस्तान में जब भी इलेक्शन होता है तो किसी भी जमात की तरफ से उस इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि वहाँ के ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा रहना चाहते हैं और ख़ुद को अटूट अंग समझते हैं पाकिस्तान का। बलूचिस्तान के वज़ीर आला के साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हमेशा दोस्ती रहती है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इतने दौरे सिंध या पंजाब के नहीं करते जितने दौरे वो बलूचिस्तान के करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में सी पैक जैसे पाकिस्तान की मईशत की मुस्तकबिल के मंसूबे रवां दवें।
अब सिंध की बात कही जाए तो सिंध में हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं और तकरीबन 25-30 लोगों की इस आज़ादी की तहरीक, जिसे सिंधु देश कहा जाता है, बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। और सिंधियों ने हमेशा से इस बात का सबूत दिया है कि उनकी बका, उनकी ज़िंदगी पाकिस्तान से वाबस्ता है और उनकी मोहब्बत पर किसी भी किस्म का शक नहीं करना चाहिए। सिंध पाकिस्तान का फ़ख्र है और सिंधी पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा भी हैं। जो चंद सियासतदान जुबान के नाम पर सिंध में नफरत फैला रहे थे और ख़ुद साख्ता आज़ाद सिंध देश का नारा मार रहे थे, वो आज पाकिस्तान की सियासत से मुकम्मल तौर पर आउट हो चुके हैं। अब पंजाब की बात की जाए, खालिस्तान की बात की जाए तो ये इंडिया का अंदरूनी मामला है। इसे कैसे हैंडल करना है ये काम भारत का है, पाकिस्तान का नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आलमी सतह पर शायद खालिस्तान से ज़्यादा रेफरेंडम किसी भी मामले के ऊपर नहीं हो रहे। भारत को इस मामले में भी तवज्जो देने की अच्छी खासी ज़रूरत है कि आखिर खालिस्तानी सिखों के मुतालबात क्या है। दूसरी तरफ भारतीय पंजाब की अक्सरियत भारत के साथ रहना चाहती है और ये खालिस्तानियों की तादाद भी शायद कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध से कंपेयर करें तो फिर खालिस्तान की तहरीक अच्छी खासी मुतहर्रक और फाल दिखाई देती है।